हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जी, स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। चलो। स्क्रीन दिख रहा है? यस यस सर। सर। चलो, आज हम लोग न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई बचा है क्या अभी? एक सुहानी। सुहानी आई थी ना कल? थी सुहानी। और सुहानी तो है। कोई बचा तो नहीं ना अभी पिछले क्लास में? सुनेहा आई थी सर अच्छा, पिछले क्लास सुनेहा। में। पता नहीं क्या शायद वो नहीं लगाएगी। फर्स्ट क्लास लगाई थी आज? लगाई थी सर। लगाई थी। हाँ जी सर। चलो, कोई नहीं। रेयरली प्रेजेंट होती है वो फिजिक्स की क्लास में सर, वैसे तो। अच्छा, चलो ठीक है। चलो, मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो आज हम लोग न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें हैं, कैसे कैसे क्या होती हैं, फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें न्यूक्लियाई के अंदर के, तो न्यूक्लियर फिजिक्स टॉपिक है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यस सर। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग करेंगे स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर
कि जो भी स्टडी होगी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड। जो अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, मैंने वहाँ बताया था ना, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो गोल्ड फॉइल पे उन्होंने बम्बार्डिंग किया था अल्फा पार्टिकल का। यस सर। यस ठीक सर। है। तो वहां से पता चला था कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा है, 180 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने वहां पे बोला था कि वहां पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसी कारण से वो 180 पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रदरफोर्ड ने भी किया। फिर इसमें क्या क्या पाई जाती है, तो बताया गया कि इसमें न्यूट्रॉन होती है, ठीक है, प्रोटॉन होती है, ठीक है, और दोनों को मिलाकर हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सभी को मिला के हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे और प्रोटॉन को पी से। ठीक है। यस सर। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे जो होता है चार्ज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इट्स वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। ठीक है, चैडविक ने इसका डिस्कवर किया। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होती है वो इतनी होती है। ठीक है, 1.6749, ठीक है, इंटू 10 की पावर 27 kg। ठीक है। तो याद रखना है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है। और उसका जो चार्ज का जो वैल्यू होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 प्लस के साथ होता है। ठीक है, सेम चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, वही प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने इसका डिस्कवर किया था। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन, देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो दोनों लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा। देख लो यहाँ पे कि मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। यहाँ पे देखो 6-7 तक तो सेम ही है, लेकिन यहाँ 4-9 आ गया, यहाँ 2-6 है। ठीक है, तो लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, लगभग दोनों क्या है, वो बराबर ही होती है। लेकिन थोड़ा सा जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेरिजन में। क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। तो ये हो गए कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके हम न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। न्यूक्लियॉन्स बोले तो समझ आना कि जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोला जा रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हमने देख लिया, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एक प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो वो इतना होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -19 ना। ठीक है, यस सर। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम किसी न्यूक्लियस की, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो वो ऐसे होती है कि मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो कोई एलिमेंट है अपना जेड। ठीक है, जेड, सॉरी, कोई एलिमेंट है एक्स मान लो। ठीक है, तो अगर हम इस पे एक्स की बात करें तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स। ठीक है, देखो मास नंबर को हम लोग ऊपर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसमें एटॉमिक नंबर, या देखो होता क्या है ना, कोई भी न्यूट्रॉन में, ये सब तो बेसिक है कि अगर कोई भी एटम है तो एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो बराबर होती है ना। यस यस सर। सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, और जो मास नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको कि हम जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, और मास नंबर, ठीक है, मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। और मास नंबर जो होता है वो मास नंबर होता है, हम्म, वो जो मास नंबर होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। या एटॉमिक नंबर की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख ले, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर, है ना, यस सर। लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एटॉमिक नंबर बोलो, तो वो मास नंबर होता है। और मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर को। क्लियर है ये? तो यस सर। यहाँ पे ये एक्स यस जो है अपना, एक्स जो है वो एलिमेंट है। ठीक है, एक्स जो है एलिमेंट है। यहाँ पे जो ए डिनोट कर रहा है उसके मास नंबर को। ठीक है,
और जेड जो है वो डिनोट कर रहा है उसके एटॉमिक नंबर को, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखो कभी कभी ना इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है एक्स, ठीक है, यहाँ जेड और यहाँ ए, ठीक है। तो ये भी समझ जाना कि ये एटम ही है। ऊपर जो जब भी रहेगा ना तो ऊपर मास नंबर ही रहेगा, और नीचे जब भी रहेगा तो वो, बोलो, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। चलो, अब साइज ऑफ न्यूक्लियाई। साइज ऑफ न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या होगा। तो देखो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस इंक्रीज इट्स साइज आल्सो इंक्रीज। जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियस का साइज उतना बड़ा होगा। ठीक है, एंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड मास नंबर इज, ठीक है, कि अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई और मास नंबर के बीच रिलेशन की, तो वो जो रेडियस होती है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, वो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A⁻⁴ के। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R=R0 A⁻⁴ ठीक है। और R0 प्रोपोर्शनलिटी है क्या है, तो हम लोग R0 लाए। R0 हो गया रेडियस क्या ही, R=R0 A⁻⁴ के बाद R0 की वैल्यू होता है 1.2 फर्मी। ठीक है, और फर्मी, 1 फर्मी जो होता है ना, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R0 को 1.2 इंटू 10⁻⁻15 फर्मी, ठीक है, ए मीटर, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो इस वैल्यू को याद रखना कि आर का जो वैल्यू होता है वो R0 A⁻⁴ होती है। ठीक है, रेडियस, तो रेडियस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है A⁻⁴ से। ठीक है, तो इसमें तुम लोग से पूछ सकता है कि मान लो कोई एटम है जिसका कि मास नंबर कुछ है, उसका रेडियस R है, तो दूसरा, मान लो कि दूसरा एटम है उसका मास नंबर दे देगा, उसका एटॉमिक नंबर ये R बताओ। ठीक है, तो तुम प्रोपोर्शनलिटी से निकाल सकते हो या इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, रेशियो लेकर तुम वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है। यस सर। यस सर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो जैसे हमें क्या रेडियस पता चल गया, ठीक है, तो रेडियस यानी वो सर्कुलर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, और रेडियस के क्यूब में ये आ जाएगा 4/3 पाई, आर के जगह आ जाएगा R0। ठीक है, A⁻⁴ का क्यूब, है ना। तो ये यस क्यूब सर। होगा ना, तो ये आ जाएगी 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। ठीक है, तो जो वॉल्यूम हो गया ना, वो वॉल्यूम हो गया, वो प्रोपोर्शनल हो गया ए का, है ना। यही आया यस ना सर। वॉल्यूम। तो यस वॉल्यूम सर। क्या आया, 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू ए। ठीक है, तो वॉल्यूम जो हो गया वो प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ए हो गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा ए, मतलब मास नंबर जितना ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जितना ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वॉल्यूम होगी। क्लियर है ये। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, देखो मास ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें, तो मास ऑफ न्यूक्लियाई बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू ग्राम और केजी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूक्लियस के अंदर जनरली क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है कि नहीं, बोलो। यस सर। सर। ठीक है, तो उसका ही एटम देखो, जब हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करें, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास देखो 10⁻⁻27 के ऑर्डर में होता है। और इसका भी न्यूट्रॉन की बात करें और या प्रोटॉन की बात करें, तो 10⁻⁻27 के ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो मास है ना, उसको हम 1 AMU से मेजर करेंगे। ठीक है, मास को हम लोग AMU से मेजर करेंगे, और जो 1 AMU होगा ना, 1 AMU, ठीक है, वो लगभग जो होता है ना, वो नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, जो कि 6 पॉइंट कितना था, 6.67 था ना, वन यस पॉइंट सर। सिक्स सेवन सॉरी यस। 1.67। ठीक है,
तो ये जो है ना लगभग 1 MU 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अगर हम मास नंबर की बात करें, मास, तो मास ऑफ न्यूक्लियाई कितना होगा ये बताओ। प्रोटॉन और बोलो। न्यूक्लियस का मास ऐड हो जाए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऐड हाँ, करेंगे सर। टोटल का मास ऐड करेंगे ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टाइम्स ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख सकते हैं। यस यस। सर। ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, बोलो। यस सर। ए क्या है, ए है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा ना कि ए इक्वल टू n प्लस पी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ए, और मास दोनों का लगभग सेम ही होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मास ऑफ न्यूक्लियाई ए इंटू मास यस ऑफ सर। प्रोटॉन, ठीक है। तो हम लोग इसको m से भी डिनोट करेंगे, m इक्वल टू ए इंटू एम इंटू पी, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई जो होती है रो डेंसिटी, तो जो डेंसिटी होती है ना, ये कलर दिख रहा है ना, तो डेंसिटी होती है रो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास की अगर बात करें तो मास हो गई ए इंटू एम पी, और वॉल्यूम मेरे पास जो आया था वो कितना आया था, 4/3 पाई r क्यू इंटू ए, ठीक है। तो ये आई थी 4/3 पाई r0 क्यू इंटू ए, है कि नहीं। यस यस सर। सर। तो यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो रो का वैल्यू आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 4/3 पाई इंटू r0 क्यू। तो देखो सब कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, और हमें मालूम है 4/3 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, और r0 का क्यू, r0 का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। तो इसका जब वैल्यू रखोगे ना, तो डेंसिटी देखो, पहले तो ये बताओ कि डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर आ गई, है ना। यस डेंसिटी सर। डेंसिटी रो डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए, है कि नहीं। यस सर। तो इस चीज को आप लोग याद रखना कि जो डेंसिटी है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो हर एक एटम के लिए डेंसिटी क्या होगी, सेम ही होगी ना, यस सर। ठीक है। और जो डेंसिटी का वैल्यू आता है ना, वो आता है 3 इंटू 10 के पावर कितना, 17 kg/m³, ठीक है, kg/m³, ठीक है। तो इस सब का वैल्यू रखोगे ना, ये मीटर में रखोगे, ये r0 का वैल्यू मीटर में रखोगे, और मास ऑफ प्रोटॉन केजी में रखोगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। यस यस सर। सर। ठीक है, और ये सभी एटम के लिए कांस्टेंट रहेगी, चाहे मास नंबर किसी का कुछ भी हो, ठीक है, वो रो जो है वो चेंज नहीं होगी, रो सेम ही रहेगी, क्लियर है आप लोगों को। यस सर। चलो, हाँ, फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखो हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ऐसा, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारा है कि नहीं। तो यस अब सर। इसमें कौन सा फोर्स लगता है ताकि ये आपस में बाउंडेड जाता है, देखो तो प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस में, तो बहुत सारा पॉजिटिव, एक तो प्रोटॉन होगा नहीं, बहुत सारा प्रोटॉन होगा, बहुत सारा न्यूट्रॉन होगा, तो प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्सन होगा ना, यस सर। बोलो। तो ये न्यूक्लियस के अंदर है क्यों, ठीक है, जब आपस में ये इतना, मान लो कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, फर्मी के होता है 10⁻⁻, ये टू, जो 2 से 3 फर्मी या 2 से 4 फर्मी के बीच होता है, 2 से 4 फर्मी के करीब होता है, ठीक है। यानी समझ सकते हो, 2 × 10⁻⁻15 या 4 × 10⁻⁻15, इतने, तो इतना छोटा होता है इसका साइज। तो इसमें जब इतना छोटा है, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन जब पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो आपस में तो रिपल्सन ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस दो पॉजिटिव चार्ज के बीच ज्यादा कम है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन तो बहुत ज्यादा होगा, फिर भी ये बाउंडेड है, ठीक है। तो एक कोई दूसरा फोर्स होगा जो कि इसको बाउंड कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर एक अलग तरह का फोर्स पाया जाता है, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस फोर्स बोलते हैं, ठीक है।
एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स मास दोनों के पास है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, बहुत सारा न्यूट्रॉन है, बहुत सारा प्रोटॉन है, तो सभी के पास मास है, तो सभी आपस में क्या अट्रैक्शन शो कर रहा होगा मास के कारण। मास तो आपस में हमेशा अट्रैक्शन शो करता है। यस सर। ठीक है, लेकिन इसका जो Yes. फोर्स होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत वीक होता है। ठीक है, तो बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा। और यहाँ पे साथ में साथ एक और फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा दो प्रोटॉन के बीच। ठीक है, तो हम लोग इस फोर्स को ना नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत वीक फोर्स है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग भी रहा होगा तो बहुत कम लग रहा होगा। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की बात करें, तो इस दो प्रोटॉन के बीच वो लग रहा होगा ओनली वर्क बिटवीन प्रोटॉन्स। ठीक है, जो प्रोटॉन्स है वो आपस में रिपल्सन कर रहे होंगे। दिस दिस इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है। तो देखो मान लो कि ये आपस में रिपल्स अट्रैक्शन शो कर भी रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उससे ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो वो आपस में क्या कर रहा है कि रिपल्सन शो कर रहा है, फिर भी बाउंडेड है, यानी एक और कोई फोर्स होगा जिसको हम बोले न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? Yes, sir. और न्यूक्लियर फोर्स का देखो होता क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स कहने का मतलब कि ये फिर फर्मी लेवल पे अगर कोई दो चीज ना अगर बहुत करीब हो, फर्मी लेवल पे हो, मतलब अ, जो फर्मी ऑर्डर पे हो, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर पे हो ना, तब उस दोनों के बीच लगता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, ये नेचर का ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है न्यूक्लियर फोर्स। तो होता क्या है ना इसमें कि दो, भले ही दो पॉजिटिव पार्टिकल हो या दो नेगेटिव पार्टिकल हो, उसको एकदम बहुत करीब ले आएंगे ना, फर्मी मीटर पे ले आएंगे ना, तो वो क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन शो करना लगेगा, और उस अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, या न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, न्यूक्लियर फोर्स अगर ये लग रहा होगा ना, तो ये न्यूक्लियर फोर्स तीनों में लग रहा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग रहा होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लग रहा होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी जो फोर्स लग रहा होगा वो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स को वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, उसको चार्ज से मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. डिपेंड्स ऑन चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो। प्रोटॉन प्रोटॉन देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल और ये पॉजिटिव, इस दोनों के बीच भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, दो न्यूक्लियर फोर्स सभी के बीच लगता है। ठीक है, और यही कारण है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े। न्यूक्लियर फोर्स का क्लियर है? तो देखो फीचर, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, वर्क ओनली बिटवीन द न्यूक्लियंस, यानी न्यूक्लियंस के अंदर ही ये वर्क करेगा, क्योंकि न्यूक्लियंस ना बहुत कम रीजन में होता है। ठीक है, उसका जो रेडियस होता है बहुत कम होता है, यानी उसमें क्या होता है कि दो न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में एकदम क्लोज होते हैं। ठीक है, समझ गए? तभी ये लगेगा। Yes, sir. और वेरी शॉर्ट रेंज, ओनली अप टू साइज ऑफ 3 to 4 फर्मी। ठीक है, इतने फर्मी तक के बीच लगेगा, इससे ज्यादा बड़ा होगा तो फिर वो नहीं लगेगा। ठीक है, दो दो न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन के बीच जब डिस्टेंस, ठीक है, इस इतने से अगर बड़ा हो गया तो फिर वो न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मोर देन दिस डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, यस सर। वेरी मच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, सेम चीज फिर वही आ गई कि वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर डिस्टेंस इतने फर्मी के बीच है तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्मॉल वेरिएशन इन डिस्टेंस मे कॉज द लार्ज चेंज इन न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, समझ गए? यानी Yes, थोड़ा sir. सा भी चेंज करोगे ना डिस्टेंस, तो न्यूक्लियर फोर्स का है ना, अगर मान लो थोड़ा सा भी डिस्टेंस कम कर रहे हो तो न्यूक्लियर फोर्स
बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा भी डिस्टेंस ज्यादा कर रहे हो तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, फिर वे, ये तो मैं बता ही दूंगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, एल्सो बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो तो। सेवेंटी टू का डबल हो जाएगा सर। नहीं बेटा, देखो रेडियस जो होती है ना, हमें बोला है कि कैलकुलेट द मास ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, एक न्यूक्लियन का मास बताना है जिसका कि रेडियस जो है वो हाफ है जर्मेनियम का। अगर हम मान लेते हैं जर्मेनियम का रेडियस, ठीक है, जर्मेनियम का रेडियस आर है, तो कोई एक एटम है, ठीक है, न्यूक्लियन है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियन है उसका रेडियस मान लेते हैं आर डैश है। ठीक है, और इसका जो मास है ना, जर्मेनियम का मास अगर हम ए लेते हैं, जो कि हमें 72 दिया हुआ है ना इसका मास, देखो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये 72 है, तो इसका मास जो होगा वो, सॉरी यार, मुझे रेडियस हाफ दिया हुआ है ना, सॉरी। ठीक है, इसका मास हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसका मास हमें फाइंड करना है जबकि इसका रेडियस हाफ हो। ठीक है, जर्मेनियम से हाफ हो। ठीक है, यस सर। अगर जर्मेनियम का रेडियस आर है तो उस जो न्यूक्लियॉन्स का रेडियस r/2 है, ठीक है, तो उसका मास नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो हम r इज इक्वल टू r0 a के पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। तो हम जर्मेनियम के लिए लिखे तो r इक्वल टू r0 r के पावर 1/3। जब हम इस एटम के लिए लिखे, सॉरी, a के पावर 1/3, और a का वैल्यू जर्मेनियम के लिए 72 था। ठीक है, और जब हम इस एटम के लिए लिखे, ये जर्मेनियम के लिए हो गया, जब हम इस एटम के लिए लिखे तो इसका रेडियस r/2 है, इज इक्वल टू r0 तो इसमें भी आएगा, और a के पावर 1/3 है कि नहीं। यस जब सर। इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो r/r, r/2 इज इक्वल टू r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 72 a के पावर 1/3, है ना। तो ये देखो यस यहाँ से, तो यहाँ से 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू 72 अपॉन a के पावर 1/3। तो देखो क्यूब रूट कर दो, इधर भी क्यूब करो, इधर भी क्यूब करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो क्यूब करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 इज इक्वल टू 72 अपॉन a। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। 9 आ जाएगी ना। ठीक यस है, तो सर। इसमें इस तरह का क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, जो ये इक्वेशन है ना, r=r0 a के पावर 1/3, तो इस पे इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है शायद। ठीक है, बहुत बार, बहुतों बार आ चुका है ऐसा। ठीक है, समझ गया? सर ये आर समझ, बाय लिखा है जो r/2 वहां से समझाना सर। बेटा देखो, कैलकुलेट मास नंबर ऑफ डेट न्यूक्लियाई। ठीक है, मान लो ये x एक न्यूक्लियाई है, उसका रेडियस जो है वो जर्मेनियम का हाफ है, उस रेडियस इज हाफ ऑफ जर्मेनियम। तो अगर हम जर्मेनियम का रेडियस r ले ले तो इस x का जो रेडियस होगा r/2 होगा, और इसका हमें मास नंबर निकालना है जिसको कि हमने a मान लिया। ठीक है, और मास नंबर ऑफ जर्मेनियम 72 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है ना। यस ठीक सर। है, तो हम अगर जर्मेनियम के लिए r=r0 a के पावर 1/3 लिखे, तो जर्मेनियम के लिए r हमने r लिया, इज इक्वल टू r0। ठीक है, और इसका मास नंबर 72 का पावर a/3। अगर हम इस एटम के लिए लिखे, इस न्यूक्लियस के लिए लिखे, तो इसका रेडियस r/2 इज इक्वल टू r0, इसका मास नंबर हमें नहीं पता है, a के पावर 1/3। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा ना।
ये देखो 2 आएगा, ये बचेगा 2 इज इक्वल टू 72 अपॉन ए के पावर 1/3। ठीक है, अब दोनों तरफ क्यूब करोगे, ठीक है, यानी 2 का क्यूब, और ये आ जाएगा 72 अपॉन ए 1/3 था, और इसका क्यूब करोगे तो ये कट जाएगा ना। सर जो बाकी तो समझ आ गया, ये स्टेप जो किया ना r बाय अपॉन में r/2 और इक्वल टू 72/a, ये वाला स्टेप सर कैसे किया ये दोनों को डिवाइड किया मैंने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड किया। ओके सर। ठीक है, देखो एक आता है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या बोला था कि जो मास है और एनर्जी है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है, कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। और उन्होंने एक रिलेशन दिया था, ठीक है, E इक्वल टू mc² की एनर्जी, ठीक है, और एम मास में ये रिलेशन है E इक्वल टू mc²। ठीक है, E जो है वो एनर्जी है एसोसिएटेड विथ मास m। अगर कोई बॉडी है जिसका कि मास m है, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो E इक्वल टू mc², यानी इस मास को अगर हम पूरा टोटली एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो उससे जो एनर्जी है वो इतना एनर्जी निकलेगी, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है, सभी को याद ही होगा, E इक्वल टू mc²। ठीक है, तो इसका चलो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। एक होता है मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट, देखो जो न्यूक्लियस है ना, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड मास की बात करें, ठीक है, कि अगर हम मास को एक्सपेक्ट करें कि इसके अंदर कितना मास होगा, तो हम लिख सकते हैं ना, इसके अंदर जो मास होगा, मास एक्सपेक्टेड, कि देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर होता है ना। यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड के बराबर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, अब देखो हमने लिखा कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाएगी वो A-P हो जाएगी। यस बोलो, सर। तो हम न्यूक्लियस का मास लिख रहे हैं तो उसमें हम अगर टोटल मास लिख ले, ठीक है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तो इसमें देखो अगर हम मास एक्सपेक्टेड की बात करें तो प्रोटॉन का मास लिखे तो एक प्रोटॉन का मास mp, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के इक्वल है तो ZMP। ठीक है, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास mn, और इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है A-P, है ना। यस सर। तो A-P तो जेड ही है ना, A इज इक्वल टू जेड ना, यस सर। तो A-Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि इतना आना चाहिए। ठीक है, फिर ऑब्जर्व क्या किया गया, ये ऑब्जर्व ये किया गया कि जो मास होता है ना, ये एक्सपेक्टेड इतना नहीं है, और मास जो ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वो किया गया, मास ऑफ एटम, ठीक है, जो एटम टोटल एटम का जो मास है, ठीक है, एटम में सब आ गया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ एटम माइनस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो मास ऑफ एटम माइनस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, है ना, यस सर। यस सर। और वो जेड के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया ना, कि देखा गया कि मास जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वो क्या है, वो बड़ा है किससे, मास ऑब्जर्व से। ठीक है, तो मास का कहीं ना कहीं डिफेक्ट हुआ है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आया मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास जो डिफेक्ट हुआ, ठीक है, मास जो डिफेक्ट वो हो गया मास एक्सपेक्टेड माइनस मास, जो बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से जो डेल्टा एम आ गया, क्या हो गया,
ओके हम लोग तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एम की बात करें, ठीक है, आगे चले दूसरे पेज में। यस सर। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एम की बात करें, मास डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा एम से भी डिनोट करेंगे, ठीक है, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से। तो ये डेल्टा एम जो आ जाएगी, ये देखो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो डेल्टा एम जो आ जाएगी, मास एक्सपेक्टेड है ये जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, ठीक है, माइनस मास ऑफ एटम माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ। अब देखो होता क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास देखो 10 के पावर माइनस 31 के ऑर्डर में है। बोलो। यस सर। ठीक है, यस तो हम सर। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो डेल्टा एम आ जाएगी, ठीक है, तो डेल्टा एम यहाँ पे उस तरह से नहीं लिखा गया है, चलो वो आ जाएगी जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम को हम एम से लिख देते हैं, ठीक है, यस सर। क्लियर है ये। तो ये आ जाएगी डेल्टा एम, समझ गए बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो ये मास डिफेक्ट। अब होता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और देखो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि चलो ये यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो भी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, तो उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने में, ठीक है, उस न्यूक्लियस को मान लो कि प्रोटॉन को अलग करना है, न्यूट्रॉन को अलग करना है, तो उसमें जो एनर्जी मिनिमम रिक्वायर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरा हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। देखो मास का इफेक्ट इसलिए आता है कि कुछ एनर्जी होता है ना, वो जो न्यूक्लियस जब बन रहा होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ में आके, सॉरी, हाँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर आकर वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो उस न्यूक्लियस को बनने में कुछ एनर्जी रिलीज होता है। और वही एनर्जी वो जो होता है ना, वो मास के डिफेक्ट के कारण ही होता है। वो मास वाला एनर्जी ही मास ही कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। तो इसीलिए मास का इफेक्ट आता है। और उसी एनर्जी को हम लोग फिर बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, ब्रिंगिंग देम टू फॉर्म फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन। यानी कि हम न्यूक्लियस मान लो ये है, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ला लाकर हम इसमें यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसमें जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा या एनर्जी जो रिलीज होगी, ठीक है, वही एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम जो मास का डिफेक्ट आया इंटू सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ठीक है, क्योंकि आइंस्टीन यही बोले थे ना कि जो मास एनर्जी मास इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हुआ वो मास इंटू सी स्क्वायर हुआ। तो मास का डिफेक्ट आया वही ना, जो मास कम हुआ, ठीक है, जो मास ऑब्जर्व कम किया गया वही मास ना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी इस न्यूक्लियस को बनाने में इतना एनर्जी लगेगा। या दूसरे हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम इस न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो इतना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे लिखे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम, अगर डेल्टा एम को हम इन एएमयू ले, वहां पे भी लिखा हुआ एएमयू में ले, इंटू 931.5, ठीक है। अ, तो ये सी स्क्वायर को ना हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एएमयू में ले लेते हैं, ठीक है, या हम ऐसा डायरेक्ट लिख लेते हैं ना,
कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब हम सब वैल्यू सॉल्व करेंगे ना, डेल्टा एम को एम यू में ले लेंगे और सी स्क्वायर को क्या वैल्यू रखेंगे ना, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इतना आ जाएगी, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। ठीक है, मेगा। जब हम लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही काम करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू याद रखना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डेल्टा एम को निकालेंगे इन एएमयू और इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या चीज़ में आ जाएगी, लो जी आवाज जा रही है ना। Yes, Yes. sir. ठीक है, तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. अब एक टर्म और आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यानी पर न्यूक्लियन यानी जो टोटल न्यूक्लियन है उसका वैल्यू तो ए है ना, ए के इक्वल। ठीक है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो ए के बराबर ही है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लोग क्यों निकालते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना जो होता है ना, वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताती है। कि मान लो मेरे पास दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं 1 और न्यूक्लियस 2 मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1/A1। ठीक है, ये इसका है, और इसका मान लेते हैं ये। ठीक है, और इसका मान लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये है A2। ठीक है, तो Yes, हम sir. अगर हमें इसमें चेक करना हो कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, तो हम लोग देख लेंगे कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी ना, मान लो कि ए का ज्यादा आ गई। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए का ज्यादा है, इसलिए ए जो है मोर स्टेबल है। ठीक है, न्यूक्लियस वन इज न्यूक्लियस वन इज मोर स्टेबल, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करना है बाय मास नंबर ऑफ गिवन न्यूक्लियस। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी तो हमने पीछे निकालना सीखा कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए उसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हम लोग यूज करेंगे दो एटम के स्टेबिलिटी को कंपेरिजन करने के लिए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, Yes, sir. समझ आया। तो अगर हम वेरिएशन की Yes, बात sir. करें कि बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टाइम कितना हुआ यार, चलो बहुत है टाइम। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें, बातें समझ आ रही है ना, कुछ ऐसा तो अभी आया नहीं है ना कैलकुलेशन वगैरह वाला। एक तो ये था जहाँ से न्यूमेरिकल बन सकती है। ठीक है, फिर एक ये मास डिफेक्ट निकालने का आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, क्लियर है अभी तक। Yes, sir. ये सब पढ़े थे क्या केमिस्ट्री में, ये सब भी पढ़ना है केमिस्ट्री में। ये नहीं पढ़ा सर अभी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है केमिस्ट्री में। No, Yes. sir. रेडियो एक्टिविटी डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। सर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, इस डिटेल में वो पढ़ा था। वो सब फिजिक्स से हट गया सिलेबस से। ठीक है, पहले ना इसमें दो आते थे, एक तो ये
न्यूक्लियाई, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, डीके वगैरह, डीके लो वगैरह आता था, लेकिन वो पूरा टोटली जो हटा दिया गया है उसको, ठीक है, सिलेबस से, फिजिक्स के सिलेबस से, जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, ठीक है, डीके इक्वेशन, ठीक है, तो वो सब रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। तो देखो, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर, तो मास नंबर के साथ कैसे वेरिएशन होता है बाइंडिंग एनर्जी का। तो देखो, द बाइंडिंग एनर्जी, ये जो ग्राफ है, ये है ग्राफ, इस तरह का ग्राफ बनता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास। तो देखो होता क्या है कि अगर ये यहाँ से शुरू करें तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, फिर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है और फिर वो डिक्रीज होना शुरू होता है। यानी देखो, यहाँ से यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो देखो, छोटे एटम के कारण, छोटे एटम मतलब जिसका कि एटॉमिक मास कम है, ठीक है, एटॉमिक मास कम है, उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। और बीच में एक जो, मान लो कि जिसका मीडियम है, ठीक है, मास नंबर मीडियम है, ठीक है, ना कम है ना ज्यादा है, उसका थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है, बढ़ते बढ़ते ये आयरन का है, ये जब एटॉमिक मास 56, ठीक है, ये आयरन का है। तो आयरन के लिए जो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। यानी ज्यादा हेवी न्यूक्लियस, ठीक है, जिसका कि मास नंबर बहुत ज्यादा है, और जो जिसका कि मास नंबर बहुत कम है, ठीक है, वो दोनों क्या होता है, दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस छोटा होता है। यानी कि वो सब क्या होते हैं, उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो मीडियम रेंज का, जैसे कि मीडियम रेंज की बात करें तो उसका क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 50 टू 80, ठीक है, के लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या होता है, वो अच्छा खासा रहता है, उसमें क्या रहता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा 56 का होता है जो कि आयरन का है, ठीक है। और जैसे घटेगा एटॉमिक मास या बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस तो घटेगा, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस को हम लोग उसको मानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस फर्स्ट इंक्रीज ऑन एन एवरेज एंड रीच अ मैक्सिमम, ठीक है, ऑफ अबाउट 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो 8.7 तो नहीं, 8.8 तक गया है, वो आयरन के लिए है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज्यादा आयरन का होगा। तो आयरन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे, जो अभी तक पता है ना, जितना भी एटम्स, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका है, आयरन का, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। फॉर स्टील हैवियर न्यूक्लियाई द बाउंड, फिर देखो फिर क्या होगा, फिर ज्यादा हैवी होगा, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा तो वो बाइंडिंग एनर्जी फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। स्लोली डिक्रीज एज ए इंक्रीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मैक्सिमम फॉर आयरन, और ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मोर फॉर मीडियम न्यूक्लियाई, ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मोर फॉर द मीडियम न्यूक्लियाई, ठीक है, मीडियम यानी कि जिसका मास नंबर मीडियम हो, ठीक है, उस देन फॉर हैवी न्यूक्लियाई, यानी हैवी न्यूक्लियाई का से मीडियम न्यूक्लियाई का जो होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है, हेंस मीडियम न्यूक्लियाई हाईली स्टेबल, है ना लिखा हुआ, ठीक है। तो मीडियम न्यूक्लियाई क्या होता है, वो हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, दो तरह का प्रोसेस होता है कि कोई भी न्यूक्लियाई क्या है ना, जिसका जिसका कि एटॉमिक मास कम है या जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, ठीक है, तो वो दोनों का न्यूक्लियर क्या है, अनस्टेबल है। तो दो तरह का प्रोसेस होता है कि जिसका मास नंबर कम है वो क्या करता है ना, दो कंबाइन होके, मान लो कि दो न्यूक्लियाई जिसका कि मास नंबर कम है, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, दोनों का मास नंबर बहुत कम है, तो वो उसका न्यूक्लियर बहुत कम स्टेबल है, ठीक है। तो होगा क्या कि हाइड्रोजन हीलियम कंबाइन करके एक नया एटम बनना चाहेगा, न्यूक्लियाई बनाना चाहेगा, ठीक है। उसी तरह बहुत जो बड़ा है, मान लो यूरेनियम, मान लो यूरेनियम और हो गया, ठीक है, यूरेनियम और जो भी उसके आसपास जो होगा, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, यूरेनियम क्या चाहेगा कि वो फ्यूज होके छोटा आइटम बनना चाहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, फ्यूज हो, सॉरी फ्यूज नहीं, फिजन, ठीक है, वो टूट के क्या चाहेगा कि छोटा न्यूक्लियाई बन जाए, और दो छोटा क्या चाहेगा कि दो छोटा जुड़ के क्या बन जाए, एक बड़ा बन जाए, ठीक है, मीडियम के केस में। तो इधर वाला भी क्या चाहता है ना, इधर वाला जो छोटा वाला है, इधर वाला, ठीक है, जो भी इधर इधर भी होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आता है, ठीक है, इसका आगे जो ग्राफ है ना वो अच्छे से बनाएगा। तो ये सब भी चाहेगा कि ये चाहेगा दो जुड़ के इधर जाए, और ये चाहेगा कि ब्रेक होके इधर आए, ठीक है।
Yes, बोलो। sir. तो ये ब्रेक होके इधर जाना चाहेगा, ठीक है, ब्रेक होके इधर जाना चाहेगा, और ये दो दो जुड़ के उधर जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना, इस प्रोसेस को, ठीक है, इसको जो ब्रेक होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं फिजन, ठीक है, फिजन। और जो फ्यूज होके जाता है मतलब फ्यूज करना, ठीक है, दो चीजों को जब मिला दोगे ना उसको मतलब होता है फ्यूज होना, ठीक है, दोनों आपस में फ्यूज हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि दो मिल के एक हेवी न्यूक्लियाई मतलब मीडियम न्यूक्लियाई बनना चाहे तो उसको बोलते हैं फिजन, ठीक है। द हेवी न्यूक्लियाई, देखो यहाँ पे लिखा है द हेवियर न्यूक्लियाई बीइंग अनस्टेबल हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट इनटू मीडियम न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हेवी क्या चाहेगा कि वो ब्रेक होके मीडियम न्यूक्लियाई बन जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन। और बोला कि द लाइटर न्यूक्लियाई बीइंग अनस्टेबल हैव टेंडेंसी टू फ्यूज इनटू मीडियम न्यूक्लियाई, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। तो फिजन में क्या होता है, फिजन में जो होता है, फिजन में की अगर हम बात करें तो एक हेवी न्यूक्लियाई टूट के दो मीडियम न्यूक्लियाई बनना चाहता है। और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में होता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई मिलके एक मीडियम न्यूक्लियाई बनना चाहता है, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, फ्यूजन फ्यूजन, ठीक है, कैसे होता है। तो प्रोसेस ये क्यों होता है फ्यूजन फ्यूजन, ये क्लियर हो गया ना, Yes, sir. ठीक है। वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, ठीक है, नेचर में जो भी चीज़ है वो चाहता है कि अपना वो स्टेबल रहे, ठीक है, तो उसी के लिए ये होता है। तो ये देखो, ये है एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई और एटॉमिक मास का कर्व, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के लिए कितना कम है, ठीक है, ये हीलियम का है, या हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप का है, लिथियम का, ठीक है, हीलियम का ये है, ठीक है। इस तरह से देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा, ठीक है, आयरन, ठीक है, और उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया, ठीक है, यूरेनियम के लिए देखो फिर घटना शुरू हो गया, है ना। तो ये सब क्या चाहेगा, ये सब जैसे ये जो भी इसके इधर है, ठीक है, इसके इधर है, वो सब क्या चाहेगा, वो टूट के ब्रेक होके, ठीक है, मीडियम में आए। और ये सब क्या चाहेगा, जैसे ये हाइड्रोजन का दो आइसोटोप चाहेगा कि हम मिल के एक मीडियम बना ले, या लिथियम, ये सब मिल के एक मीडियम न्यूक्लियाई बना ले, ठीक है। यस सर। ठीक है, वही सब चीजें लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे देखो, फॉर यूरेनियम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई इतना एंड इट इज अनस्टेबल, और मीडियम साइज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल स्टेबल देन लाइट और हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो चीज हमने आगे डिस्कस किया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई द मोर स्टेबल द न्यूक्लियस, ठीक है। मैक्सिमम किसके लिए, आयरन के लिए होगा, ठीक है, आयरन 5626, ठीक है, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। और सबसे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियंस होता है, एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, यस सर। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया है अभी। ये बताओ, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देखो। सर फ्यूजन बताना एक बार। फिजन अभी चर्चा करेंगे अभी आगे, ठीक है। फिजन क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होता है दो मीडियम साइज में, ठीक है। यस सर। और फ्यूजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होके, ठीक है, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, देखोगे तो बी का सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बी का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा है कि नहीं, दिख रहा है ना। यस। तो अब देखो सी और ए, सी और ए वाला क्या कर सकता है, सी और ए क्या कर सकता है, फिजन हो सकता है ना Fusion कर फ्यूजन ठीक है। होगा ये। और ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है आर क्यू पी, ये सब क्या कर सकता है, पी क्यू। fusion कर हाँ, ये ऐसा भी बोल सकते हैं ना,
यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी सही है कि ए ब्रेक होके बी सी बन सकता है, ठीक है। तो ए ब्रेक होके बी सी, देखो बी सी भी बनेगा तो वो स्टेबल ही रहेगा ना, ए से तो स्टेबल रहेगा ना, क्योंकि ए का, Yes, sir. देखो ए का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम है बी सी से, ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ से कि पी और क्यू फ्यूज होके आर बन सकते हैं, क्योंकि पी क्यू अगर फ्यूज होगा तो देखो ये दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस यहाँ यहाँ छोटी कम है, और अगर ये पी क्यू फ्यूज होके आर बन जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ रहा है, तो स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इन फिजन न्यूक्लियाई ए ब्रेक इनटू बी एंड सी, ठीक है, ब्रेक हो सकते हैं, और इन फ्यूजन पी एंड क्यू फ्यूज टू फॉर आर, ठीक है। इन बोथ केस द बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज रिजल्टिंग इन एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो यस सर। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज करके ये लोग आपस में, देखो कोई भी चीज का ना एनर्जी जितना ज्यादा होता है ना, किसी भी चीज के पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबल होने का मतलब होता है एनर्जी का वो रिलीज ही करेगा, ठीक है। एनर्जी वो रिलीज करके स्टेबिलिटी को वो गेन करता है, ठीक है। Yes, sir. समझ गए, जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबल, ठीक है। जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल, ठीक है। यस सर। चलो इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिजन। अगर हम न्यूक्लियर फिजन की बात करें, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, ग्रेटर देन 230, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो 230 से ज्यादा होता है वो जनरली फिजन करता है, ठीक है। इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई व्हेन स्टक बाय ए न्यूट्रॉन, ठीक है। तो तो देखो होता क्या है ना, ये तो अनस्टेबल रहता ही है। इसमें मान लो एक यूरेनियम ही मान लो ले लेते हैं, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, मान लो एक न्यूट्रॉन इस पे आकर बम्बार्ड किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको तो ये पहले से अनस्टेबल है, एक न्यूट्रॉन आया इस पे आके बम्बार्ड किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रॉन से मिलेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यानी यूरेनियम, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे रिएक्शन लगा है, यूरेनियम 235 पे आया एक न्यूट्रॉन जिसका कि चार्ज 0 था, मास 1 था, ठीक है। जैसे ये आके इसको बम्बार्ड किया या इससे कंबाइन हुआ तो ये ब्रेक हो गया बेरियम क्रिप्टन, ठीक है, इसमें, समझ गए। Yes, हेलो। sir. और उस प्रोसेस में क्या हुआ, इसमें एक 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुआ, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, और इसमें 200 मेगावाट का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। उसी तरह एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यूरेनियम 35 पे अगर न्यूट्रॉन को आकर अटैक करे तो ये बेरियम और क्रिप्टन में ना ब्रेक होके जेनॉन और स्ट्रोंशियम में ब्रेक हो, और उस केस में होगा 2n1, यानी 2 न्यूट्रॉन भी बाहर आएगा, और उस केस में भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होगा। तो इस तरह से बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड मेनी मोर रिएक्शन आर पॉसिबल, कि ऐसा ही नहीं है कि यूरेनियम पर अगर एटम आया तो ये इसी में टूटेगा, ये इसमें भी टूट सकता है, या और आगे फर्दर जो जिसका कि एटॉमिक मास कम है वो एटम वगैरह में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल है, ठीक है, फिजन का, कि यहाँ पे भी देखो इन दिस प्रोसेस सर्टेन मास डिसअपियर विच इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये जब प्रोसेस होता है ना तो इसमें कुछ मास जो होता है ना, यानी तुम इस तीनों का मास जोड़ोगे और इस दोनों का मास जोड़ोगे ना, तो मास का थोड़ा डिफेक्ट होगा, मास में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और वही डिफरेंस ऑफ मास जो होगा वो एनर्जी में रिलीज होता है, और एनर्जी होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, या डेल्टा एम इंटू 921 था ना, 935 था क्या, लोग याद कर लेना, 931 था ना, ठीक है, 931. ठीक है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होगा, है ना। Yes, sir.
ठीक है। तो तुम्हें मास डिफेक्ट निकालने के लिए सभी का मास दिया रहेगा, एएमयू में सभी का मास दिया रहेगा, तो तुम मास डिफेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, यूरेनियम का दिया रहेगा तो यूरेनियम में देखो एक एटम का दिया, एक न्यूक्लियाइन का दिया रहेगा तो इसमें 235 इंटू मास ऑफ यूरेनियम। ठीक है, और उसी तरह से तुम लिख सकते हो, इसका मास लिख सकते हो बेरियम का। ठीक है, इसका जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा वो सब जैसे हम आगे भी करेंगे, चलो। ठीक है, तो प्रोसेस सर्टेन मास डिसअपियर विच इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ए प्लस एन, ठीक है, एक कोई एटम था जिसपे आकर न्यूट्रॉन अटैक किया तो वो ब्रेक हुआ, बी सी क्यू। ठीक है, ये क्यू जो है वो एनर्जी है। ठीक है, बी सी में रिलीज हुआ और ये क्यू एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, ठीक है, ये सब आप रीडिंग दे लेना, यही चीज लिखा हुआ है कि बम्बार्ड किया तो। ठीक है, कि when uranium 235 is bombarded by a neutron, it is split into two fragments and two or three stationary न्यूट्रॉन एंड रिलीज अबाउट इतना। यानी देखो 2 से 3 स्टेशनरी न्यूट्रॉन है, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 न्यूट्रॉन, है ना, यहाँ 2 न्यूट्रॉन, यहाँ 3 न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है ना। तो जनरली ये 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, वही लिखा हुआ है, और 200 मेगावाट एनर्जी पर फिजन वो निकलता है फॉर सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, फ्रेगमेंट्स आर अनसर्टेन, यही लिखा हुआ है कि अनसर्टेन है कि ये वाला रिएक्शन देगा या ये वाला आएगा जब हम अटैक करेंगे, तो वो अनसर्टेन है। ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो पॉसिबल रिएक्शन जो हो सकता है ये सब है, और भी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि यही दोनों है, और भी रिएक्शन है, तो वो अनसर्टेन है कि कौन सा बनेगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो ये एक रिएक्शन देख ले क्या, 1 मिनट के लिए ना। क्योंकि इसका रिएक्शन भी ना, क्वेश्चन आएगा ना तो रिएक्शन दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये दिखा, देखो लिखते हैं कि मान लो यूरेनियम था। ठीक है, 235 92। ठीक है, ये 92 तो मास एटॉमिक नंबर है, इससे हमें मतलब नहीं है। मान लो इस पे एक न्यूट्रॉन, ठीक है, आया और ये ब्रेक हुआ। ठीक है, तो देखो ये हुआ, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिला इससे, तो ये ऐसे बन जाएगा यूरेनियम 235 से 236 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये 92 प्लस 0 92, ये दोनों मिलके। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ये अनस्टेबल हो गया। ये देखो 235 से ये 236 हुआ, ये अनस्टेबल हो गया, अब ये ब्रेक कर जाएगा खुद। ठीक है, ये अब ये खुद ब्रेक करेगा। ठीक है, ये अब खुद ब्रेक करेगा और ब्रेक होके ये बन जाएगा, जो कि वहां लिखा हुआ था ना, क्रिप्टन, बेरियम, बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, प्लस एनर्जी। ठीक है, क्यू लिख देते हैं एनर्जी। बेरियम का 14156। ठीक है, क्रिप्टन 9236 और 10, ये तो होगा, और ये एनर्जी। तो देखो यहाँ पे देखो मास नंबर कंजर्व हो रहा है ना, ये देखो 141 प्लस 92 प्लस 1 करोगे ना तो यही आएगा शायद, आ रहा है ना। और ये 3 न्यूट्रॉन है ना, तो 3 हो जाएगा ना इसके पास। देखो यस सर। Yes, sir. 141 प्लस 92, और ये न्यूट्रॉन के पास एक है। ठीक है, मास नंबर, और ये 3 न्यूट्रॉन है तो +3, तो 3 2 5 1 6, है ना। Yes, sir. ठीक है, उसी तरह से देखोगे तो एटॉमिक नंबर भी कंजर्व है। ठीक है, ये 92 था, 56 36 92 आ जाएगा, है ना, इसके पास तो 0 है। ठीक है, लेकिन मास Yes, का sir. डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यस तो हम यहाँ पे जो मास डिफेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम मास डिफेक्ट डेल्टा एम को ऐसे लिख सकते हैं, देखो मास ऑफ यूरेनियम। ठीक है, अगर हम इसका मास लिखे, इसका मास ऑफ यूरेनियम,
से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मास ऑफ यूरेनियम और इसके अंदर जो भी एटम होगा उसका मास, ठीक है, माइनस 92 जो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियॉन्स का मास, ठीक है, मास ऑफ यूरेनियम, या एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, हम डायरेक्ट अगर लिखे इसको तो मास ऑफ यूरेनियम माइनस ये, ठीक है, अगर हम मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ बेरियम प्लस मास ऑफ क्रिप्टन प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, है कि नहीं? यस सर। और नहीं, यहाँ पे तो यूरेनियम के साथ है कि ये भी न्यूट्रॉन भी था ना, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा मास ऑफ बेरियम प्लस मास ऑफ क्रिप्टन प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ये हो जाएगा डेल्टा एम। और इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा एनर्जी जो रिलीज हुआ वो, ठीक है, यस बोलो। सर। और तुम एक बताओ कि मास ऑफ यूरेनियम एटम को क्या लिख सकते हो? कि हमने लिखा था ना कि वहां पे जो अगर कोई एटम एक्स बन रहा है, ठीक है, जिसका कि एटॉमिक नंबर ए है और जेड मास नंबर है, ठीक है, तो इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, ठीक है, और ये एक मास था माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, तो जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन, तो ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो मास ऑफ यूरेनियम को तो यूरेनियम में कितना प्रोटॉन है? तो 92 है ना, बोलो अजी। यस सर। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो 92 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 236 माइनस 92 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, यस सर। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं सर। ठीक है। या अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू की तरह लिखे तो वो हो जाएगा मास ऑफ यूरेनियम एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखो अलग अलग तरीका से भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ यूरेनियम एटम, ठीक है, माइनस जेड जो कि जेड 92 है, 92 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो, यस सर। मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियंस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसी तरह इसका मास को लिख सकते हैं मास ऑफ बेरियम माइनस न्यूक्लियंस माइनस इसका है बेरियम का 56 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसका भी लिख सकते हैं, इसका मास ऑफ ये बी ये था ना, मास ऑफ क्रिप्टन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, टोटल मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ 36 इलेक्ट्रॉन, है ना, यस ठीक है, यस तो सर। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन रहेगा ना वहाँ पे हम लोग उस तरह से करेंगे, यहाँ पे करने से वो गलत ही होगा, ठीक है, तो ये ले लो। और फिर हम एनर्जी रिलीज की बात करें तो वो हो जाएगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर या डेल्टा एम इंटू 931.5 एम ई वी, ये हमें ए एम यू में लेना है, ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो। उसी तरह से न्यूक्लियर फिजन की बात करें, टाइम है ना,
हाँ। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन इट इज द phenomenon of fusion fusing two or more light nuclei to form a single heavy nuclei। ठीक है, हम लोग ये बात कर चुके हैं कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूज होकर एक सिंगल हैवी न्यूक्लियाई बना है स्टेबल होने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A प्लस बी मिलके C बना और उस प्रोसेस में ये Q एनर्जी रिलीज हुआ है ना। yes sir, ठीक है, द प्रोडक्ट C इज मोर स्टेबल देन न्यूक्लियाई A एंड B। ठीक है, तो C जो होगा ना वो मोर स्टेबल होगा A और B से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज ग्रेटर देन मास ऑफ C। ठीक है, तो यहाँ से जो मास डिफेक्ट आ जाएगा, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C। ठीक है, AMU में लेना है और डेल्टा M इंटू 931 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, एनर्जी रिलीज, है ना। यस सर। ठीक है, तो वही दिया हुआ है फिर यहाँ पे द टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बोथ आर मोर देन ए एंड बी, ये ठीक है। फ्यूजन फॉर 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 4 हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई मिलके, ठीक है, जिसका कि 1 मास और एटॉमिक नंबर है, वो मिलके हीलियम बन रहा है। ठीक है, यह पे बीटा ये तो अपने सिलेबस से हट किया। ठीक है, बस ये सब सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन मिलके ये, ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बन रहा है। क्योंकि हीलियम का देखोगे ना, ऊपर था वो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के लिए, यहाँ पे है ना हीलियम, तो हीलियम का देख रहे हो ये है ना, यहाँ यहाँ है ना। ठीक है, तो हीलियम का हाइड्रोजन का यहाँ देख रहे हो। ठीक है, और हीलियम का यहाँ, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए वो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बन जा रहा है। ठीक है, yes तो ये sir, देखो ये चीजें जो होती है ना वो खुद से नहीं होती है। और यहाँ पे देखो द एनर्जी पर फ्यूजन, जो फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है, टोटल एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, फ्यूजन से। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, वो ज्यादा होती है किसमें, फ्यूजन में। ठीक है, यस yes सर। sir, क्योंकि फ्यूजन वाले केस में देखो, फ्यूजन वाला क्या है, फ्यूजन वाला जो है वो उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एटॉमिक मास वो बहुत ज्यादा होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए डिवाइड करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। इसलिए फ्यूजन वाले केस में एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो जाता है। लेकिन टोटल एनर्जी पर फ्यूजन की बात करें या पर फ्यूजन, मतलब एक फ्यूजन या एक फ्यूजन रिएक्शन होने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन में ज्यादा होती है। फ्यूजन कहने का मतलब जब ब्रेक होता है तब ज्यादा होती है जुड़ने से। ठीक है, ठीक है, yes तो जब sir, स्प्लिट होके दो बनती है ना, उसमें जो है एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। समझ गए, फ्यूजन से। सर ये न्यूक्लियर वाली समझाना सर। अब बेटा एनर्जी पर न्यूक्लियंस यानी एनर्जी बाई मास नंबर कर दोगे ना, टोटल यस नंबर सर। ऑफ न्यूक्लियन ए से डिवाइड कर दोगे ना, मान लो कि दोनों में इसमें 200 हुआ रिलीज। ठीक है, देखो ऐसे होता है फ्यूजन में जनरली, हमने पढ़ा कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसमें जो होता है जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है 26 और के करीब होता है। ठीक है, तो पर न्यूक्लियन की बात करें तो फ्यूजन फ्यूजन में जो होता है न्यूक्लियन 235 होता है, यूरेनियम 235। तो 200 बाई 235 ये आ गया। और इसमें ये छोटे छोटे मास वाले होते हैं ना, तो मान लो कि हीलियम का हुआ, ठीक है, तो 26/4, तो ये ज्यादा हो गया ना इससे। yes यस। sir, ठीक है, अगर सिंगल देखो तो ये 200 और ये 26, इसमें तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जब डिवाइड करेंगे पर न्यूक्लियंस निकालेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियन ज्यादा है। यस सर। तो अब देखो ये जो फ्यूजन है वो खुद से नहीं हो जाता है, उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दो न्यूक्लियस है आपस में जुड़ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, वो है हाई टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है, विच प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू न्यूक्लियस टू ओवरकम द रिपल्सन
ठीक है, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, ठीक है, कि अगर ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ओवरकम करके कंबाइन हो जाए, ठीक है। क्योंकि दोनों के अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस ये मान लो एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, नेट पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर भी नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बहुत सारा प्रोटॉन, इसमें भी न्यूट्रॉन का तो मान लो कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर प्रोटॉन की बात करें तो बहुत सारा प्रोटॉन इसके पास भी है, बहुत सारा प्रोटॉन इसके पास भी है, तो आपस में क्या होगा, ये रिपल्सन होगा ना। तो ठीक है, तो ऐसा ही तो फ्यूज नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो हाई प्रेशर से क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, यानी आपस में जो कोलिजन होता है वो ज्यादा हो जाता है, और वो कोलाइड करते करते क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है, एंड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यस सर। ठीक है, दिस कंडीशन एग्जिस्ट इन सन, ठीक है, जो सन है ना, सन में वो फ्यूजन ही हो रहा है, ठीक है। इन मेनी अदर स्टार, बहुत सारे स्टार में भी है जो लाइट इमिट कर रहे हैं, उसमें फ्यूजन ही हो रहा है, ठीक है। सन वगैरह जो है ना, वो फ्यूजन से ही वो एनर्जी आ रहा है, वो वहाँ पे होता है, वो हाइड्रोजन ही फ्यूज होते रहता है, ठीक है ना। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। वाइल हाइड्रोजन इन प्लाज्मा स्टेट एंड प्रोटॉन फ्यूजन टू फॉर्म न्यूक्लियर, अच्छा हाँ, बोला देखो, सन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और प्रोटॉन फ्यूज होते हैं, ठीक है, टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। एक हाइड्रोजन, मान लो हीलियम बनने के लिए क्या चाहिए, हीलियम बनने के लिए 4 2 चाहिए ना। तो हाइड्रोजन प्लस मान लो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मान लो 0 1, ठीक है, तो ये 4 होना है, और ये 2, तो यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो, तो 2 2 2, ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 4, और इसके पास 2, और 2 × 0 2, ये बन गए ना। तो दो हाइड्रोजन एटम और दो न्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बन जाते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यही रिएक्शन हो रहे हैं वहाँ पे। सॉरी, ये प्रोटॉन लिखा हुआ है ना, प्रोटॉन हुआ है, तो प्रोटॉन के पास तो चार्ज भी हो जाएगा ना। तो ये 2, ठीक है, ये 2, तो और अगर यहाँ भी 2 कर दे तब तो ये गलत हो जाएगा ना। 2 2 4, 2 2 4, ये 2 और 1, ठीक है, तो प्लस 1 न्यूट्रॉन आ जाए, ठीक है। लेकिन ये फिर बैलेंस नहीं होगा, 4 1 5 हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा कम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, मैं देख कर बता दूंगा, ठीक है, सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, समझ गए ये। तो ये यस याद yes, सर। रखना कि हाइड्रोजन और प्रोटॉन जो है ना, वो फ्यूज होके हीलियम बना रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का यार कितना बनाएगा, 1 1, हाइड्रोजन का तो अलग अलग आइसोटॉप्स भी है, तो कौन सा आइसोटॉप्स वो हो रहा है, वो भी तो नहीं पता है ना। प्रोटॉन का चार्ज 1, मास 1, ठीक है, और ये हीलियम बना, हीलियम 4 2, ठीक है, तो 1 1 2 तो हो गया ये तो उसके लिए, ठीक है, वो देखना होगा यार कौन सा आइसोटॉप्स फ्यूज हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, फ्यूजन फ्यूजन, यस सर। ठीक है। मास डिफेक्ट, देखो यहाँ पे है ना, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस इज, बोलो। ये देखो, मास जो है वो 1 ग्राम या 1 × 10⁻³ kg लिख सकते हैं ना। yes sir,
और चलो, तो मास ये है, तो इससे कितना एनर्जी बन सकता है? तो m आ गया 10⁻³ इंटू सी 3 × 10⁻8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻16 प्लस 10⁻³ कितना आ जाएगा? 10⁻13 ना। यस सर। यस सर। ये जूल आ जाएगा। ठीक है, और ये जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इस जूल को पहले हम मेगा जूल में कन्वर्ट कर दें, यस सर। या ऐसा करें पहले जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल ना। यस सर। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, यस सर। या 1 जूल को लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई इतना। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना। तो 9 यस सर। इंटू 10⁻13 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यस सर। और मेगा में फिर बदलने के लिए 10⁻6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यस सर। है ना। तो चलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या एक मैं कन्वर्जन बता देता हूँ। ये जूल में आ गया ना, तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है ना 6.2 इंटू 10⁻18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 जूल इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। ठीक है, यस तो सर। 19 13, ठीक है, 19 ऊपर जाएगा तो 18 डिवाइड करेंगे फिर, तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और फिर इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये याद रखना आप लोग। 1 जूल इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻13 जूल है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻18। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन यस वोल्ट। सर। ठीक है, तो 9 इंटू 1.6 कितना आ जाएगा बेटा? 14.4। 14.4? ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। सर जैसे पहले किया था उसमें 5.6 तो आ रहा था। आ रहा था क्या? यस ये सर। गलत लिखा है, मैंने लिख दिया क्या? 6.2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे सर? ये सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, और उसको फिर मेगा में बदलने के लिए 10 उससे आ गया था ना, जो मैंने वहां से किया था, जो कि यस सर, ये 5.6 आ रहा था। 1 जूल इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यस और सर। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर हमने इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो 9 इंटू 10⁻13 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, बोलो। यस सर। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर हम बदल देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के 10⁻6। यस सर। यस ठीक है, सर। तो 9 इंटू 10⁻13 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6, तो आ जाएगा क्या आंसर? 5.6 समथिंग है। 5.6 क्या? या इससे देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, यस सर। यस तो सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यहीं से आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आ गया है क्या 5.6? 5.6 तो आ गया सर। इसको डिवाइड करने से डायरेक्ट। यस सर। तो ये आ गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाएगा। मेगा में थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेगा में अगर करोगे तो 9 इंटू 10⁻13
अपॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, तो मेगा में जो आ जाएगा ना, ये 19 और ये 13। 5.6 ही आएगा फिर भी सर। नहीं, पावर में कुछ आएगा ना, पावर सर कुछ और आएगा ना। -19 सर, ऊपर जाके प्लस का 19 और प्लस का 6 बन जाएगा, और 10 का पावर -6 तो कट जाएंगे ना जी। अच्छा, तो ये भी 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ओनली सर 5.6 नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मेगा नहीं, वाला तो कट जाएगा ना। 19 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 9/1.6, 5.6 आ रहा, 9/1.6। यस सर, पूरा इतना ही आ रहा है। तो 5.6 यानी 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और और यहाँ से क्या आया ये तो गलत है ना। ये वाला सर 10 की पावर -6 भी आएगा, और 10 की पावर 6 आएगा साथ में। तो यहाँ 5 पे आएगा इंटू 10 की। 5.6 इंटू 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा ऑप्शन है नहीं। नो सर, लेकिन ऐसा नहीं। 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे मेगा होना चाहिए शायद, है ना। सर यस अगर सर। मेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो तो कट जाएगा ना। क्या भी क्या ओनली बोले। मेगा के साथ अगर 10 की पावर -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, तो तब तो ये फिर मेगा में बन जाएगा ना, लेकिन ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ना सर। यस सर। ऑप्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ना। यस सर। ठीक है, लेकिन मेरे पास आ रहा है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सिर्फ बात करें तो 5.6 इंटू 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं, तो ये 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि सब देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। यस सर। ठीक है, एक मिनट को। ठीक है, यस सर। यस सर। तो यही होगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको, ठीक है। ओके सर। तो देखो यहाँ पे मास डिफेक्ट पूछा है। ठीक है, यहाँ एम नॉट जो है मास ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, एम नॉट इज द मास ऑफ मास ऑफ आइसोटोप ऑफ बेरियम। ठीक है, दिया हुआ है, जिसका मास ऑफ प्रोटॉन mp मास ऑफ प्रोटॉन है, और mn जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आइसोटोप्स, तो देखो ये जो बना है ना बेरियम, बेरियम 512, ये बना होगा 5 प्रोटॉन से, है ना। यस सर। यस। 5 प्रोटॉन, यानी 5 प्रोटॉन। ठीक है, 7 प्लस न्यूट्रॉन। 7 न्यूट्रॉन ना, यस सर। है ना। यस। सही हो गया ना। 5 × 1 5, और 7 × 0 तो 0, तो ये 5 आ गया, और ये 5, और ये 7। ठीक है, 12। ठीक है, यस सर। तो अगर हम इसका मास जो दिया हुआ है एम नॉट दिया हुआ है, और इसका हम मास लिख सकते हैं 5 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका मास लिख सकते हैं 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सभी का टोटल। ठीक है, 5 है ना, ये 7 है ना। तो यस इसका जो सर। अगर हम मास डिफेक्ट लिखे, ठीक है, तो मास डिफेक्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी टोटल माइनस ये माइनस ये ना, यानी 5 यस ऑफ सर। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम नॉट, है ना, यस इन सर। टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी एनर्जी रिलीज। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग यस। एनर्जी ऑफ आइसोटोप्स इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये इन द हाइपोथेटिकल फिजन रिएक्शन, चलो, द आइडेंटिफाई द इमिटेड पार्टिकल आर। तो आर क्या है, तो देखो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि ये देखो 236 है, ये 141 है, ये 92 है, यानी 141, और ये देखो नीचे वाला 141, 92 और
चलो 144 और 92 है, तो ये हो गया, ये है टोटल ऊपर में 236। मास नंबर अगर हम कंजर्व करना चाहें तो ये जो आ जाएगा, ये 33। ये जो आ जाएगा, टू इसका मान थर्टी लो थ्री मास, एक मिनट बेटा, इसका मास नंबर हम कुछ मान लें एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स, ठीक है, यस 3 सर। टाइम्स एक्स आ जाएगी ना। तो यस यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 236 इज इक्वल टू 141 प्लस 92 प्लस 3x। यस और सर। यस इसका हम ये y मान ले एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर अगर हम कंजर्व करें तो 92 इज इक्वल टू 56 प्लस 36 प्लस y। तो ये देखो 92 ही हो रहा है ये दोनों, ठीक है, तो y यहाँ से 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये यस 36 ये दोनों 92 ही हो रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, y 0 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3x का वैल्यू जो आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3x आ जाएगा 236 माइनस ये दोनों का सम, ठीक है, यानी 236 माइनस ये दोनों का सम हो जाएगा 2, तो ये 4 आ जाएगा ना, नहीं थ्री में 233 बनेगा सर। 3 आएगा ना। हम्म यस सर। तो 9 2 एक 3, हाँ, तो ये 3 आ जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 1 ना, यानी ये जो यस R आया, ये R जो आया, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास, सॉरी, एटॉमिक नंबर 0 है, y 0 आया ना, और मास नंबर 1 है, तो ये किसका, न्यूट्रॉन का होता है ना, यस यस सर। सर तो ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन का तो 1 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का भी -1 1 होता है, ठीक है, क्योंकि ये गामा रेडिएशन तो है ही नहीं। देखो बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई इज इतना जूल, यानी डेल्टा ई का, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी बोला है ना, ई का वैल्यू दिया हुआ है 18 इंटू 10 के पावर 8 जूल, ठीक है। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियर न्यूक्लियर, यानी मास डिफेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस एंड न्यूक्लियर मास के बीच डिफरेंस, यानी डेल्टा एम पूछ रहा है ना, तो ई यस इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी जूल में दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू भी एसआई यूनिट में ही लेना, तो यहाँ से डेल्टा एम जो आएगा वो केजी में आ जाएगा, ठीक है, एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, एनर्जी है 18 इंटू 10 के पावर 8, और सी स्क्वायर को 9 इंटू 10 के पावर 18 लिख सकते हैं ना, यस सर माइक्रोग्राम, ये 18 नहीं है यार, 8 है, और ये 16 आ जाएगा ना, 8 8 16 आ जाएगा ना, बोलो, यस सर 16 है। तो ये 2, और ये यानी 2 इंटू 10 के पावर -8, यस सर। बोलो, तो -8 है, तो माइक्रो के लिए तो माइनस कितना होना चाहिए, 6 1। माइनस 6 होना चाहिए ना, यस सर तो -6 करने के लिए 2, यार लेकिन ऐसे में तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, 9 है ना, 8 18 है, ठीक है, तो ये E/c² 3 3 जा 9, और 8 होता है ना, 3 इंटू 10 के पावर 8, तो यस सर। 60, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर, और 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो -8 ऊपर गया। 0.2 माइक्रोग्राम नहीं है क्या सर इसका? एक मिनट बेटा, माइनस हमें कितना माइक्रो करना है, तो -6 करना है ना, तो -6 रखो और 2 से डिवाइड कर दो, ये लिख सकते हैं ना, यस सर ये आएगा ना। यस यस सर सर। आंसर बहुत ज्यादा इसका भी गलत दिखा रहा है, ये 0.2 दिया हुआ, कैलकुलेशन से है ना 18 ही है ना, 18 इंटू 10 के पावर 8, और जो सी होता है वो 3 इंटू 10 के पावर 8, ठीक है, तो इसका सी का स्क्वायर, ये डेल्टा एम इक्वल टू, डेल्टा में आ जाएगा E/c², ई का वैल्यू 18 इंटू 10 के पावर 8, और सी स्क्वायर 9 इंटू 10 के पावर 18, तो ये 2, और 8 से 8 10 के पावर -8, ठीक तो है यार, तो 2 जीरो को हम नीचे ले आए और 6 रखे, तो ये तो माइक्रो बना दिया,
इसका भी आंसर लग रहा है गलत है। ठीक है, चेक यस करना सर। पड़ेगा ये। चलो एक बार हम ना ऐसा करेंगे, चेक कर लेंगे इस लोग सभी को कि 2 का आंसर। तो देखो कौन सा न्यूक्लियर फिजन के को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, तो बिटवीन न्यूट्रिन एंड यूरेनियम का आइसोटॉप्स, यानी यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें देख लो मास नंबर वगैरह कंजर्व करके देख लो कौन होगा वो सही हो जाएगा। ये आ रहा है 236, तो जोड़ के देख लो 236 किस में आ रहा है, तो 140 प्लस 92 प्लस 3, ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा ना। ठीक है, उसी तरह सबको जोड़ के देखोगे ना, तो ये जो आ रहा है ना यूरेनियम, यूरेनियम 92 इंटू 36 आ रहा है ना, यस। यस सर। 35 है। ठीक है, तो देख लेना जोड़ के कि कौन किसका 336 आ रहा है। 144, सर उसका ये तो 237। नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा नो 3 सर। 3 से, ये भी नहीं आएगा। कौन आएगा, तो ये 144, 144 89 प्लस 4, 4 4 8, ये भी नहीं आएगा सर। ये भी ये भी नहीं नहीं आएगा। आएगा। ये आएगा यस सर। 144 89 3, ये आ रहा है सर। ये आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, यस यस। सर। चलो ये सब अब करेंगे कल। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ये एक बार ट्राई करना आप। ये कुछ नहीं है इसमें, चलो ये भी तुम लोग, इसमें क्या करना ना, ये चेन रिएक्शन है, तो इस दोनों को जोड़ देना, तो ये दोनों को जोड़ोगे ना, देखो जैसे ही जोड़ोगे, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ लिथियम है, यहाँ देखो H12 और यहाँ H13, ये तो कैंसिल, यहाँ H13 रिएक्टेंट में है और यहाँ प्रोडक्ट में है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को जैसे ही जोड़ोगे ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर सेम आ रहा है, जैसे ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा सिर्फ लिथियम 63 प्लस यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, एक हाइड्रोजन बताना बचा ना 1 2, यस सर। हीलियम 4 2, और हीलियम 4 2 दो है। ठीक है, एक ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स हीलियम 4 2, और ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो यही बचा है ना। तो यहाँ पे देखो लिथियम का मास दिया हुआ है एमयू में, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है एमयू में, ठीक है 1 2 का, और हीलियम का मास दिया हुआ है इसमें। ठीक है, यस सर। यस सर। तो यहाँ से डेल्टा एम निकाल के तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। इसको ट्राई करना, नहीं तो कल तो फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये भी कोशिश करना। फिर ये इसमें भी मास डिफेक्ट निकाल के वो निकालना पड़ेगा एनर्जी। चलो ये सब ये करना, पढ़ के देखना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी पूछा है। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ बेरियम लिथियम ये सब। ठीक है, आयरन निकल बिस्मथ, तो डेंसिटी का रिलेशन, तो डेंसिटी सबका सेम होता है, तो ये तो गलत हो गया। देखे थे ना डेंसिटी जो मास नंबर से इंडिपेंडेंट आया था ना, कांस्टेंट आया था ना। यस सर। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, डेंसिटी बोला है कि इसका ज्यादा होगा, इसका कम, ये सबसे कम इसका, तो ये तो गलत हो गया ना। यस सर। द रेडियस आर ऑफ द न्यूक्लियस आर इक्वल टू आर, ये तो सही है। सी ठीक है, आएगा सर, एज एज फोर्स। फोर्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम, देखो डेंसिटी सेम होता है तो रेशियो यस 1:1। 1:1। ठीक है,
रेट द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, सही है, वॉल्यूम आ गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का, है ना। यस सर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, नहीं, जब ये हो गया सही तो ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं, डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट आया था ना ए का। Yes, sir. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी गलत। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये सही, यानी ये ए एंड डी सही है, ठीक है। इसमें पूछा था कौन सही है, वो ऑप्शन में दिया होगा ए एंड डी, बी एन सी ऐसे करके, ठीक है। यस Yes. सर। ये चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लेंगे। फाइंडिंग, ठीक है, ट्राई करना, जितना भी हो जाए ना वो कर लेना। Okay, sir. ओके सर। ठीक है, एक क्लास हम ना पूरा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही करेंगे, ठीक है। अगला जो यस सर। क्लास होगा ना उसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पीवाई की है, ठीक है। सब क्वेश्चन भाई अभी आया हुआ क्वेश्चन है, 20 के बाद का क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 से लेकर अभी तक जो भी आया है ना इस पे, पहले देखो इसमें ये था ना कि रेडियो एक्टिविटी वगैरह था, तो रेडियो एक्टिविटी और से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, ठीक है। हाफ लाइफ वगैरह, डीके का कि इतना देर में इतना डीके होगा तो इतने टाइम बाद फिर कितना डीके होगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब वो सिलेबस से हट ही गया, तो अब एक ही यही टॉपिक बचा है, मास डिफेक्ट वगैरह, एनर्जी वगैरह का, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। मास देखोगे तो अजीब अजीब रहेगा, पॉइंट में चार चार डेसिमल के बाद चार चार डिजिट रहेगा, ठीक है। तो उससे दिक्कत हो जाती है थोड़ा कैलकुलेशन। तो इस चैप्टर का जो कैलकुलेटिव जहाँ पे दिखे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो वो सब क्वेश्चन को ना ट्राई करना एग्जाम वगैरह में ना कि लास्ट में ही करें, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं। ओके, सर इसकी वेटेज कितनी होती है? वेटेज बेटा एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, बाय। बाय सर। गुड नाइट। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, ओके।